यार देखो ये क्वेश्चन 4 है हमारे इस पेपर का। सलमान ओन्स अ फुटवेयर, ऐसा करना अभी इसको समझ लो, फिर मैं जब कर लूंगा ना तो उसके बाद कॉपी कर लेना, ठीक है? हाँ। कहता है सलमान ओन्स अ फुटवेयर फैक्ट्री। फैक्ट्री इसकी है भाई, ही सेल्स टू ऑल ऑफ द 3 लोकल शू शॉप्स। ठीक है भाई, जूते बना रहा है और दुकानों में बेच रहा है जाके। सलमान प्रिपेयर्स इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 30th अप्रैल ईच ईयर, यानी कि इसका ईयर एंड पता चल गया 30th अप्रैल, तो ईयर बिगिनिंग क्या होगी? May 1। शाबाश। कहता है एट 30th अप्रैल 2023 सलमान लेजर अकाउंट बैलेंस इंक्लूडेड द फॉलोइंग। ये उसका सारा बता रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, सवाल की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है भाई, इधर से आप देख लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको बता रहा है कि जी रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है। देखो हमने मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा है कि आपके पास 3 इन्वेंट्री आ जाएगी, आरएम होगा, एक WIP होगा, एफजी होगा। शाबाश। फिर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ फिनिश गुड, वेजेस के बारे में बात कर रहा है। वेजेस देखो दो किस्म की यहाँ दे रहा है, कह रहा है फैक्ट्री सुपरवाइजर, एक दे रहा है फैक्ट्री ऑपरेटिव। तो जो फैक्ट्री सुपरवाइजर होता है ना, फैक्ट्री सुपरवाइजर की वेज जो होती है वो होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और जो फैक्ट्री ऑपरेटिव्स की वेज होती है वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये होती है डायरेक्ट कॉस्ट। फिर रेट्स एंड इंश्योरेंस आ गई, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। हाँ, ऑपरेटिव ऑपरेटिव मतलब जो फैक्ट्री ऑपरेट करने वाला बंदा है उसको डायरेक्ट वेज दे रहे होते हैं ना। हाँ। अब देखो दो किस्म के बंदे हैं, एक सुपरवाइजर है, एक डायरेक्ट काम करने वाला है। जो डायरेक्ट काम करने वाला है वो डायरेक्ट लेबर होगा, जो सुपरवाइजर है वो इनडायरेक्ट लेबर में आएगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, ये आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा है, रॉ मटेरियल इतना है, WIP इतना है, FG इतना है। फिर आपको बता रहा है सलमान अप्लाइज अ मार्कअप ऑफ 50% टू हिज कॉस्ट ऑफ सेल्स। मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे लगता है, हमने ये बात पढ़ी है, मार्कअप कॉस्ट पे लगता है, कॉस्ट को 100 ले लेंगे। ठीक है। और सेल कितना ले लेंगे? 50% ऐड करो तो 150 सेल हो जाएगी, और GP हमारे पास 50 हो जाएगा। सही है, इसी तरह हम करते हैं। ठीक है, हम अब देख लेंगे आगे कैसे निकाल लें। फिर आपको बता रहा है कि रेट्स एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपोर्शन 3 क्वार्टर टू द फैक्ट्री, 1 क्वार्टर टू द ऑफिस। अब देखो रेट्स एंड इंश्योरेंस पे मैं आता हूँ। रेट्स एंड इंश्योरेंस मेरे पास यहाँ गिवन है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि फैक्ट्री को कितना जाएगा? 1 क्वार्टर टू द ऑफिस, यस 3 क्वार्टर फैक्ट्री को जाएगा, 3/4 मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, और 1/4 किस में आएगा? ये आएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑफिस का खर्च है। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई ये आपको बता रहा है कि April 30th को फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 1048 वॉज अनपेड। 1048 वॉज अनपेड, ये क्या था आपके पास? फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। अनपेड का मतलब क्या होता है? अक्रूड। अक्रूड ऐड हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी में मैं जाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी देखो यहाँ गिवन है, यहाँ पे जाके मैं ऐड कर दूंगा। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास गिवन है, यहाँ जाके मैं ऐड कर दूंगा, अमाउंट इज 1048। ठीक है, 1048 मेरे पास अमाउंट आ रही है। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या है मेरे पास? उसके बाद ये कहते हैं फैक्ट्री इक्विपमेंट डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग RBM। RBM मेथड लग रहा है, 20% डेप्रिसिएशन हमारे पास हो रही है। अब आपको क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये टॉपिक भी हम रिव्यू कर लें कि कैसे बनता है। यार हमने पढ़ा है कॉस्ट हमारे पास दो किस्म की होती है, एक होती है हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो इजीली ट्रेसेबल होती है, इजीली ट्रेसेबल। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डिफिकल्ट टू ट्रेस जैसे ऑन अ प्रोडक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल है रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में यूज हो रहा है, इंक इन दिस पेन। और अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि मशीन में ऑयल जो डल रहा है, अब वो तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज हो रहा है ना, तो ऑयल वगैरह जो मशीन में यूज हो रहा है ये भी मटेरियल है, लेकिन ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। सिमिलरली जो डायरेक्ट लेबर है, जो डायरेक्ट मशीन पे काम कर रहा है, उसको जो आप दिहाड़ी दे रहे हो, जो वेज दे रहे हो, वो बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मेकिंग दे रहे हो। इफ ही इज मेकिंग प्रोडक्ट यू विल पे हिम, इफ ही डजंट मेक प्रोडक्ट यू वोंट पे हिम। सिमिलरली यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर है, जैसे सुपरवाइजर वगैरह है आपके पास। सुपरवाइजर एक चीज को नहीं देखता, सुपरवाइजर बहुत सारी चीजों को देख रहा होता है। ठीक है। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल हमारे पास है जैसे रॉयल्टी वगैरह, ये जो नाम का पैसा जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल हमारे पास ये है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन,
ये सारी जो रॉयल्टी एग्जांपल्स हैं। किसे कहते थे? रॉयल्टी होता है कि यार, हाँ, नाम वगैरह, मैं आपका ये पेन बना रहा हूँ, आपको रॉयल्टी दे के बना सकता हूँ। अगर ये पेन आपको रॉयल्टी नहीं दी जैसे तो नहीं बना सरसवर सकता। ने किसी को वो हाँ, फ्रेंचाइजी दी तो बिल्कुल बिल्कुल, रॉयल्टी होगी रॉयल्टी और पैसा रॉयल्टी आएगा, मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है? अच्छा, अब देखो रॉयल्टी क्या है। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो जिस बंदे के पास रॉयल्टी के राइट्स हैं उसको पैसे दूंगा। तो ये मुझे पैसे इस प्रोडक्ट की वजह से देने पड़े। अगर प्रोडक्ट ना बनाऊं तो पैसे नहीं देना पड़े, लेकिन ये वाली जो कॉस्ट है इनडायरेक्ट ये तो वाली, देनी पड़ी ये वैसे। तो फिर भी देना पड़ेगी, ठीक है। अब इन सब का सम कर लेते हैं हम। जब हम डायरेक्ट कॉस्ट का सम करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। और इनको हम कह देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या कह देते हैं? ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब इन दोनों का सम इनडायरेक्ट करते हैं, एक्सपेंसेस। हाँ, जब इन दोनों का सम कर लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। लेकिन इससे पहले एक और हम काम करते हैं, पूरा काम कर लेते हैं साथ ही। देखो इस पे हम फिर क्या करते हैं, जब ये दोनों निकल जाते हैं ना तो एक वैल्यू निकल के आती है, उसको हम कोई नाम नहीं देते, एक वैल्यू आ गई। उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP। तो फिर मेरे पास जो आंसर आता है ना उसको मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली होता क्या है, इसमें मैं निकालता हूँ कि यार मेरे गुड बनाने की कॉस्ट आ कितनी रही है, ठीक है। अब आ जाओ सवाल की तरफ, सवाल सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि भाई ये किस तरह से हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसका तरीका ये, इसको पहले समझ लेना, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले इसका तरीका होता है ये देखो, इस जगह मैं सवाल ले लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा आ जाए हमारे पास। यहाँ मैंने सवाल ले लिया और इस जगह मेरे पास इसका वो आंसर है, ठीक है। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं कह लेता हूँ, जो इसको हम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या इसको यूं कह लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट याद कर लो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये इसकी स्टार्टिंग ऐसे होता है। ये इसकी स्टार्टिंग है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब रॉ मटेरियल में ना वर्किंग है, पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा, फिर ऐड करेंगे, फिर क्लोजिंग होगा, ये सारी कहानी। तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग रॉ मटेरियल, हाँ। अब देखो, और यहाँ एक दफा रॉ मटेरियल लिख चुका हूँ ना, तो यहाँ बस RM लिख देता हूँ खाली, ताकि पता चल जाए। 8190। 8190 इसकी वैल्यू थी। ये हमने यहाँ से देख ली, 8190 है, देख रहे हो 8190, आपके पास भी खुला हुआ है सवाल। 8190 आपने यहाँ से उठा लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। 78 परचेजेस लिखता हूँ रॉ मटेरियल की। सेवन अब एट परचेज की वैल्यू देखो कहाँ गिवन है, ये गिवन है 78। 42। सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमारे पास क्लोजिंग, और कुछ नहीं है, कैरेज वैरेज कुछ नहीं था, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी रॉ मटेरियल की। ये हमें सवाल के आखिर से मिलेगी। ये देखो कितनी है, 8। 8000। कैलकुलेटर है, आंसर निकालो कितना आ रहा है, जल्दी से ले आओ। 78610। 78610, ये आ गया। अब देखो ये रॉ मटेरियल आ गया। हमने पढ़ा है ना कॉस्ट में तीन चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल का काम हो गया यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। डायरेक्ट लेबर भी नहीं कम है। हाँ, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट अब आ रहे हैं डायरेक्ट लेबर पर, ठीक है। डायरेक्ट लेबर में आ रहे हैं, यानी कि लेबर। हाँ, डायरेक्ट लेबर में आ रहे हैं तो डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट वेजेस ही लिख देते हैं जो फैक्ट्री ऑपरेटिव्स की जा रही है, ठीक है। 52396, तो फैक्ट्री ऑपरेटिव्स आप दिल चाहे तो ये लिख लो, आप लिख लो फैक्ट्री ऑपरेटिव्स। वरना क्या लिख सकते डायरेक्ट वेजेस भी लिख सकते हैं, हैं, उससे वो भी लिख हाँ, सकते हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है 52396, एक ही है तो मैं आखिरी कॉलम में लिख लेता हूँ। और डायरेक्ट एक्सपेंस इस सवाल में है नहीं गिवन। अगर होगा रॉयल्टी वगैरह तो ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करो कि आंसर आ रहा है, प्राइम कॉस्ट कितनी है? 131006। 1006, ये प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसमें देखो मैं ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। इसमें मैं ऐड करूंगा, यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें मैं ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं।
इनडायरेक्ट सुपरवाइजर। एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो आप। अब आएंगे सारे इनडायरेक्ट खर्चे मेरे पास, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर। अब मैं एक साथ ही सबसे पहले फैक्ट्री सुपरवाइजर एक ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो रेट एंड इंश्योरेंस है, इसका 3/4 निकालो, कितना आ रहा है रेट्स एंड इंश्योरेंस का। कितनी हो रही है? 17528 इंटू 3/4। 152 3/4 1314। ये आ गया आपके पास। फिर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आप क्या करेंगे, 11,442 प्लस 1048 ऐड करेंगे। 11,442 प्लस 1048। हाँ, 12,490। 12,490, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर आपके पास क्या, डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगी, ठीक है। ये सब चीज़ों पे हम आते हैं, अभी डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं कह दूंगा कि भाई मेरे पास ये आ रही है फैक्ट्री सुपरवाइजर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ फैक्ट्री सुपरवाइजर। फैक्ट्री सुपरवाइजर, इसमें मतलब कुछ भी नहीं, एज इट इज उठाया लिख लिया, 27,500। फिर इसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा रेट्स एंड इंश्योरेंस, इसकी वर्किंग है। एग्जाम में आप करके दिखा देंगे, अभी आपने की है ना वर्किंग। 145 एग्जाम में आप करके दिखा देंगे कि आपने क्या की है, 17,528 को मल्टीप्लाई किया है 3/4 से, तो आपके पास आंसर आया है 13,146। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें क्या वर्किंग। जरूरी नहीं है ना वैसे। नहीं लिखो ना, ताकि पता चले कहाँ कहाँ लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी अगर लिखा अब इसमें भी आप वर्किंग में दिखाओगे 11,442 प्लस 104 प्लस आप बोलोगे 1048। 12490। 12,490 इसको सही कर लेता हूँ, 12,490। अच्छा, इसके बाद हमने क्या लिखा था, जर्नल एक्सपेंस, उसमें कुछ भी नहीं था। 8,244। अच्छा, इसके बाद अब मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन किस चीज़ की मेरे पास आएगी, फैक्ट्री इक्विपमेंट की। इस पे लगाना है आरबीएम 25%, वो 20%। अब फैक्ट्री इक्विपमेंट अगर आप देखो, आपके पास यहाँ पे गिवन है सवाल में, देखो कॉस्ट है 90,000 और प्रोविजन ये माइनस हो जाएगी, ताकि मेरे पास नेट बुक वैल्यू निकल के आ जाए। नेट बुक वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी है, 90,000, और ये कितनी है, 43,920। जो भी आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या रेट है, 20% डेप्रिसिएशन का रेट है। तो 9216। हाँ सही, इसकी मैं वर्किंग यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे हम वर्किंग करें 90,000 -43,920 मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 92। अब हमने क्या करना है, इन सबका सम कर लेना है जो आपके सामने है ना। 7, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 70596, ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों ऐड कर लो, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई। 131,006 ये एक वाली कॉस्ट आई है जिसका कोई नाम नहीं होता। इसका कोई नाम नहीं है, 201,602। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड तो यहाँ पे नहीं आता ना? नहीं, वो उसमें आता होगा हाँ इनकम स्टेटमेंट। बिल्कुल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और उसमें से मैं माइनस करूंगा क्लोजिंग वर्क WIP भी लिख सकते हैं इसको। इन प्रोग्रेस। बेहतर एक दफा ही लिख रहे हो तो पूरा लिखो, दूसरी दफा भले ही लिख देना। ठीक है, 15,200। तो ओपनिंग की वैल्यू आपके पास देखो कितनी है, 15,200। 15,200, और क्लोजिंग की वैल्यू कितनी है, 16x। 16,100। तो नेगेटिव में आंसर आएगा मेरे पास। ठीक है, 15,200 और 16,100 -900। -900। तो इसको टोटल में से माइनस कर हाँ, दो। ऊपर से माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी।
माइनस 900 हो गया 127406। करो 201,602 माइनस 900 201 602 सिक्स माइनस जीरो टू हाँ 200707। 200,702 डबल लाइन लगा दी, 10 नंबर आ गए। समझ में आई? अब इसको तुम घर जाके दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें बेहतर समझ में आएगा। इसके आगे क्या बोल रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, प्रिपेयर द ट्रेडिंग सेक्शन। ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब होता है जीपी तक निकालो। ठीक है, सलमान की इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। सलमान की इनकम स्टेटमेंट का ट्रेडिंग सेक्शन खाली बताना है, मतलब जीपी तक जाना है, उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। क्या रेवेन्यू गिवन है इस सवाल में? अगर मैं देखूं रेवेन्यू मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं, रेवेन्यू नहीं है, छोड़ दो। आगे आ जाओ, उसके बाद क्या होता है? हमें निकालना पड़ेगा हाँ, मतलब। उसके बाद होता है कॉस्ट ऑफ सेल। इसको अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले इसमें आता है ओपनिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ हम लिख लेंगे एफ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट को एफ जी। फिर आ जाओ, इसमें देखो हम ऐड करते हैं परचेजेस। ठीक है, तो परचेजेस ऐड कर लेंगे, इसकी परचेजेस फिनिश गुड की। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऐड करते हैं, जो पीछे से आएगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है सवाल की नहीं आ रहा? फिर हम माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो किसकी? फिनिश गुड एफजी। की। शाबाश। अब सिर्फ हमने वैल्यूज उठानी है और लिखनी है। देखो ओपनिंग एफजी इधर है। सवाल में आ जाओ, ओपनिंग एफ जी ये रहा, क्लोजिंग एफ जी हमारे पास ये रहा। परचेज। ठीक है, और परचेजेस किधर है? एफ जी की आ गए, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछले पार्ट से आ गई। ठीक है, रेवेन्यू हमें नहीं पता, हम ओपनिंग इन्वेंटरी लिखते हैं 23,860। परचेज है 90 144। शाबाश। कॉस्ट ऑफ सेल टू क्या था? 200,702। ठीक है, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट 24,590। अब जरा इसकी कैलकुलेशन कर लो। 23,860 प्लस 91 44 प्लस 20। ये आ रहा है मेरे पास। 24,590 291,116। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब सवाल में क्या गिवन था? सवाल में मैं आपको बोल रहा था कि मार्कअप लग रहा है। अब देखो कॉस्ट हमें पता चल गई, कॉस्ट हमने निकाली कितनी है? 290,116। देख रहे हो, 290,116, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है? लेट सपोज मैं कह लेता हूँ मुझे जीपी निकालना है, यहाँ एक्स कर दो। अब इस चीज को उठा लो खाली। तो अब आप क्या करोगे? 290,116 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। 145058 14514। 5058। अच्छा, अब कॉस्ट में जीपी ऐड कर लो। क्यों? सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी होता है। जीपी पता है, कॉस्ट पता है, कॉस्ट इधर आके ऐड हो जाएगी, तो सेल इज इक्वल टू जीपी प्लस कॉस्ट होगा। अब मेरे पास जीपी मुझे पता है 058। 145,058 है, प्लस कॉस्ट कितनी है? 290,116। 435174। 435,174, ये आपके पास आंसर आ गया। और इसको क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा खाली एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। क्या कर रहा है? सलमान इज कंसिडरिंग कन्वर्टिंग सम ऑफ हिज ऑफिस स्पेस इनटू एडिशनल फैक्ट्री। वो क्या कर रहे हैं? कुछ ऑफिस स्पेस है, कह रहे हैं यार ये भी फैक्ट्री में यूज कर लो, ये बड़ा सा ऑफिस है, बहुत बड़ा हो रहा है, आधा फैक्ट्री में इस्तेमाल में ले लो। एडवाइस सलमान वेदर ही शुड कन्वर्ट सम ऑफ हिज प्रेमिसेस फ्रॉम ऑफिस यूज टू फैक्ट्री। क्या वो कन्वर्ट करे? जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट दिस कन्वर्जन ऑफ ऑफिस स्पेस इनटू एडिशनल फैक्ट्री। क्या ये काम करे या नहीं करे? ठीक है, तो एडवांटेज क्या होगा हमारे पास ऑफ कन्वर्टिंग
ऑफिस इंटू फैक्ट्री, इसकी बात करें हम, एडवांटेज ऑफ, बल्कि लिख लेता हूँ पूरा, एडवांटेज ऑफ कन्वर्टिंग ऑफिस इंटू फैक्ट्री। जगह इतनी कम दी हुई है तो लेकिन पेपर में ठीक है, क्या फायदा होगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, आउटपुट बढ़ जाएगा। आप बता दो थोड़ी कि जगह ज्यादा होती आउटपुट विल इंक्रीज। मैं इस तरह लिखा हूँ, इस तरह लिखा एग्जाम में सही तरीके से लिखना कि है, पूरा समझाना पड़ेगा आउटपुट। नहीं, बस इतना, मोर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है। अच्छा, और क्या फायदा होगा, मे नॉट हैव टू, कितने आर्ग्यूमेंट करना होता है मे इसमें नॉट, दो दो, मे नॉट हैव टू बाय एडिशनल। फ्रॉम आउटसाइड, उससे आपकी कॉस्ट बचेगी। ठीक है। अच्छा जनाब, और क्या हो सकता है। अब नुकसान बता दें। अच्छा, नुकसान बता देते हैं, डिसएडवांटेज। अब पूरा मैं नहीं लिख रहा, डिसएडवांटेज क्या होगा इसका करने का। ठीक है, और भाई जब ऑफिस ही नहीं होगा तो बेचोगे कहाँ से, और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी, जरूरी तो नहीं सारा बिक जाए। मे नॉट बी एबल टू सेल ऑल, एबल प्री कॉस्ट टू सेल ऑल, तो आपके पास बच जाएगा सारा। ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन में भी कॉस्टली। खर्चा है जो ऑफिस को फैक्ट्री बनाना ऑफ, मुश्किल काम है, तोड़ना हाँ, पहले। ऑफिस में भी कॉस्टली, ये हो सकता है आपके पास। ठीक है, और ओपिनियन हो देना सकता होता है कि आपको एडिशनल इक्विपमेंट खरीदना पड़े, मे हैव टू, हाँ, मे हैव टू बाय एडिशनल इक्विपमेंट। अब आप बोल दो कि भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं बोलूंगा नो, कन्वर्ट ना करो। बस। क्यों, इसका रीजन बता दूंगा, बिकॉज इफ देयर वोंट बी हायर डिमांड, इट विल इंक्रीज होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है। वही इन्वेंट्री ज़्यादा ये रहेगी, खराब हो जाएगी। हाँ, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है। हम ये अब भी हम नहीं सकते कि हमारा जो, अगर हम कुछ फंडिंग भी करेंगे अपने फंड से पैसे डालेंगे तो फ्यूचर एक्सपेंस उसके लिए पैसे ना पड़े हमें। हाँ, हो सकता है ये बात भी कि इतना पैसा ही नहीं हो हमारे पास। ठीक है, बैंक लोन लेना पड़ जाए, इसकी वजह से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ जाए, ये मसले मसाइल शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब आप इसको ज़रा कॉपी कर लो, फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं।